कार्यक्रम सखी सहेली कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। और मंजू जी के साथ हूँ मैं आकांक्षा। आकांक्षा, कहते हैं कि किताब में सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और शिक्षक सबसे अच्छे सलाहकार। जी। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जिंदगी रोशन हो जाती है। हम जिंदगी में किसी भी मुकाम पर हो, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो, हमारे शिक्षक हमें हमेशा याद आते हैं। वे शिक्षक जिन्होंने अक्षरों के साथ ही जिंदगी के न जाने कितने ही पाठ हमें जाने अनजाने पढ़ा दिए। और मंजू, एक तरह से सच भी है ना, जिंदगी सीखने का नाम है। हर पल हम कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। और ये उससे भी बड़ा सच है कि सिखाने वाला शिक्षक कब, कहाँ, कौन हमारा बन जाए शिक्षक, ये हमें खुद भी पता नहीं चलेगा। न उम्र का बंधन, न कोई कैंपस। कई बार तो ऐसा भी होता है, ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति भी हमें कुछ न कुछ पाठ पढ़ा जाता है, कुछ जिंदगी का पाठ सिखा जाता है जहाँ से उम्मीद नहीं होती। कि हमें लगता है कि अरे ये फलाना व्यक्ति, इसे इतनी जानकारी तो नहीं हो सकती। मतलब एक हम सोच भी नहीं सकते। पूर्वाग्रहों से कभी-कभी ग्रसित हो जाते हैं कि ये तो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति लगता नहीं कि क्या ये हमें क्या सिखाएगा। लेकिन कई बार उसी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, जिंदगी का बहुत बड़ा पाठ हमें सीखने को मिल जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ खास तरह के लोग ही हमें कुछ सिखा सकते हैं, बल्कि जिंदगी का पाठ तो हमें हर कोई किसी भी मोड़ पर सिखा सकता है। और स्कूल में हम अपने शुरुआती जीवन का लंबा समय व्यतीत करते हैं आकांक्षा, और उस समय हमारा दिमाग बिल्कुल एक खाली जो कॉपी होती है ना, उस तरह का होता है। और उस पर पहली बार स्कूल के शिक्षक ही तो अपने अनुभव से रंग भरते हैं, और ये रंग ऐसे होते हैं जो कभी भी भुलाए नहीं भूलते। इन्हीं यादों, इन्हीं सबकों और खुशियों के सहारे हम पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या बात कह दी आपने, और बिल्कुल सही बात कही। सोचिए ना, आज भी हम जब अपने स्कूल के उन पलों को याद करते हैं, उन क्षणों को याद करते हैं, तो मन वहीं चला जाता है। और हर विद्यार्थी के जीवन में ऐसा होता ही है कि कोई एक शिक्षक जो सबसे अधिक प्रिय होता है, खास होता कोई है। एक विषय जो सबसे अधिक प्रिय होता है। तो वो तो कभी भुलाए नहीं भूलते। लेकिन वो क्यों होता है, कभी ये भी अगर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि उनके पढ़ाने की एक विशिष्ट शैली होती है। उनका जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा खास होता है कि वो हमारे दिल में घर कर जाता है, और हम उस तरीके को कभी भूल नहीं पाते हैं, और इसीलिए वो शिक्षक हमें हमेशा याद आते हैं। वैसे उनका प्रेम भी होता है अपने विद्यार्थियों के प्रति, तो वो जिस प्रेम से सिखाते हैं, जिस प्रेम से बात करते हैं, तो वो एक अंदाज भी जो होता है ना, वो भी हमारे दिल में बस जाता है। इसलिए भी हमें वो बहुत याद आते हैं। और शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के इस समाज को तराशते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं होता, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचित कराना भी होता है। शिक्षकों की इसी महत्ता को सही स्थान दिलाने के लिए हिडोसबर्ग पटली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, माफ कीजिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पुरजोर कोशिशें की, जो खुद एक बेहतरीन शिक्षक थे। जी बिल्कुल आकांक्षा, और बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनयिक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री, कई उच्च पदों पर वे रहे, और अपने इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, जो कि कल है ना। और आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा वक्त में पीछे जाके याद करने की कोशिश करें, तो ये ऐसा दिन होता था जिसका सभी विद्यार्थी, हम खुद भी जब विद्यार्थी जीवन में थे तो बेसब्री से इंतजार करते थे कि ऐसा एक दिन होता था, गुरु पूर्णिमा के अलावा, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते थे शिक्षकों के प्रति। वो किसी भी रूप में होती थी। हम कुछ कविताएं बनाते थे उनके लिए, या उनके लिए कुछ कार्ड्स बनाते थे, ग्रीटिंग कार्ड हो गया, या फूल ले जाते थे। बिल्कुल। और कुछ अति उत्साही तो एक खास कार्यक्रम तक का आयोजन कर देते थे अपनी कक्षाओं में। उन्हें धन्यवाद देने के लिए कि आपने जो किताबों के पाठ भी पढ़ाए, जिंदगी के पाठ भी हमें पढ़ाए, और वो पाठ हमें जीवन भर याद रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसी बात के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जो बच्चे ये सब किया करते हैं, है ना। और हम बात कर रहे थे डॉक्टर राधाकृष्णन की, तो जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 साल अध्यापन के लिए दिए। उन्होंने न केवल महान शिक्षाविद के रूप में ख्याति प्राप्त की, बल्कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। उनका कहना था कि यदि शिक्षा सही प्रकार से दी जाए तो समाज से अनेक बुराइयां मिटाई जा सकती हैं। शिक्षक वो नहीं
जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूस देता है, बल्कि वास्तविक शिक्षक, वास्तविक टीचर तो वो होता है जो उस विद्यार्थी को आने वाली अनेक चुनौतियों के लिए तैयार करता है। बिल्कुल, हाँ। किताबी ज्ञान के अलावा भी ऐसी कई सारी परिस्थितियां आती है जब एक चुनौती की तरह वो परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हो जाती और हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, उन चुनौतियों से हमें निपटना पड़ता है। तो उन परिस्थितियों के लिए जो तैयार करे वो शिक्षक होता है ना। और डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से पूर्ण व्याख्याओं, आनंददायक अभिव्यक्ति और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों के अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वे अपने छात्रों को देते थे। और वे जिस भी विषय को पढ़ाते थे ना आकांक्षा, पहले स्वयं उसका गहन अध्ययन करते थे और दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वे अपनी शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे, ताकि बच्चों को समझने में और उन्हें एक इंटरेस्ट आए पढ़ने में कि हाँ ये अच्छा विषय है, पढ़ना चाहिए। जी, और इस तरह जो शिक्षक इस तरह की एफर्ट्स लेते हैं, कोशिश करते हैं छात्रों को कठिन से कठिन विषय भी सरल बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि ऐसे छात्र जिन्हें उदाहरण के तौर पर गणित से बहुत डर लगता है, लेकिन अगर शिक्षक इस कुछ सरल तरीके से उन्हें समझाते हैं तो धीरे 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 उस विषय में भी उन छात्रों में रुचि उत्पन्न होने लगती है, रस उत्पन्न होने लगता है, और वो उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं बार बार। जब उस विषय का अभ्यास करने लगते हैं तो फिर उसके बाद में वो जो कठिन विषय है ना वो भी उनके लिए सरल लगने लगता है। तो एक शिक्षक का प्रयास ही होता है। हाँ बिल्कुल। वहाँ से सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया।
एटम बमों के दौर पे ऐसी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आकांक्षा जागृति फिल्म का ये गीत हमने सुना और इसमें भी हमने ये देखा है कि जो अध्यापक होते हैं वो किस तरह से अपने विद्यार्थी जो हैं उनका हौसला बढ़ाते हैं और जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती है तब भी वो उन्हें किस तरह से आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। तो यही काम शिक्षक हमारे करते हैं। और अगर आपको याद होगा मंजू, तो ये जो पूरी फिल्म थी ये एक शिक्षक और विद्यार्थी उनके संबंधों उनके संबंधों पे थी और कितनी कोमलता से इसमें दिखाया गया था। बिल्कुल। और कहते हैं कि विद्या दान जो होता है वो सबसे बड़ा दान होता है और कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कुछ महिलाएं ऐसी जो निरक्षरता नाम का जो एक शब्द है उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस शब्द का ही उन्मूलन किया जाए, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो पढ़ा लिखा ना हो। इस क्षेत्र में जो है अपना उन्होंने सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर दिया है और शिक्षा के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय उन्होंने योगदान दिया है। साक्षरता का अलख जगाने वाली ऐसी कुछ महिलाओं की बात आज हम करेंगे और इसमें जो पहला नाम हमें याद आ रहा है वो वही कहने जा रही थी मैं। इसमें इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है विमला कौर। इनका लगभग 25 वर्ष पहले जब ये रिटायर हुई तो इसके बाद इन्होंने रिटायर लाइफ न जीते हुए ये प्रण लिया कि जो गरीब बच्चे हैं जो जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है उनको पढ़ाएंगी जी। और उस कार्य में वो लग गई। तो वंचितों के लिए दिल्ली के एक छोटे से नगर पालिका पार्क में इन्होंने एक संस्था क्या एक स्कूल की शुरुआत की, छोटे से स्कूल की शुरुआत की और यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे छात्रों को इकट्ठा करना शुरू किया। ऐसे बच्चे जो गरीब तबके से थे, जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जिनके माता पिता उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे, ऐसे बच्चों को इन्होंने इकट्ठा किया, उन्हें सिखाना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया और सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही ये सीमित नहीं रहे। इन्होंने छात्रों को कंप्यूटर, योग और नृत्य जैसी गतिविधियां भी सिखाई और इनकी कोशिश ये रहती थी कि छात्र जब अगली कक्षा में जाएं उससे पहले ये उनका एक आकलन करने के लिए एक छोटी सी प्रवेश परीक्षा भी लेती थी। ताकि पता चले कि बच्चे को कितना सीखना बाकी है, किस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी वक्त जाया न करते हुए, घर पे न बैठते हुए अपना पूरा समय बच्चों को दिया। बिल्कुल। आकांक्षा, जब किसी भी व्यक्ति की 60 वर्ष की उम्र हो जाती है और वो अपनी नौकरी से जब रिटायर हो जाता है तो अक्सर वो रिटायरमेंट के कुछ समय पहले से ही सपने देखता है कि बस अब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं आराम करूंगा या यहाँ जाऊंगा या वहाँ जाऊंगा या ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। यानी वो ये सोचते हैं जैसे सेवानिवृत्ति, मतलब वो ये सोचते हैं कि सारे कार्यों से हमारी अब निवृत्ति हो गई, अब हम, और हर व्यक्ति में होती है ये बात। लेकिन कुछ लोग थोड़े अलग होते हैं, वो सेवानिवृत्ति को ये सेवानिवृत्ति नहीं समझते, बल्कि जो अब उनको समय मिलने वाला है उसको वो बहुत किसी अच्छे सेवा कार्य में सकारात्मक रूप से उस खाली समय का उपयोग करते हैं जो वो उस समय नहीं कर पा रहे थे जब वो कार्य में व्यस्त थे। लेकिन कई चीजें इसके विपरीत कुछ
ऐसे भी उदाहरण हैं हमारे पास आकांक्षा, जो कि बहुत यंग एज की महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, वो भी इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अपना योगदान दे रही है। उसमें एक नाम मुझे इस समय याद आ रहा है, रोशनी मुखर्जी का। और रोशनी मुखर्जी एक आईटी कंपनी की नौकरी छोड़कर एग्जाम एजुकेशन की उन्होंने स्थापना की और उन्होंने महसूस किया कि भले ही हर कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन इंटरनेट में दुनिया के हर नुक्कड़ तक पहुंचने की शक्ति है और इस मकसद के लिए उन्होंने इसका उपयोग किया और अपने बहुत सारे उन्होंने वीडियो बना करके अपलोड किए, ताकि वो वीडियो अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी शिक्षा वाले जो वीडियो हैं वो दूसरे बच्चे देखें और उससे अपनी शिक्षा ग्रहण करें। और ऐसा हुआ भी, बहुत सारे बच्चों ने देख करके उससे शिक्षा ली, पढ़ाई की। तो ये भी कितनी बड़ी बात है। क्या बात है, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना। हाँ। और अगला नाम ये इन महिलाओं में है, हाँ। वो है पद्मश्री से सम्मानित गीता धर्मराजन। हाँ। एक शिक्षक, बाल कहानी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये। गीता ने एक संस्था की स्थापना की। शुरुआत में हुआ ये कि उनके पास केवल 5 बच्चे पढ़ने आए और तब उन्हें ये एहसास हुआ कि शायद फीस देने के डर से माँ बाप बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। इसलिए उन्होंने बच्चों के साथ साथ महिलाओं को भी बेकिंग, कुकिंग और पढ़ाना शुरू किया, और वो भी बिना किसी फीस के। और आज उनकी जो संस्था है वो कई राज्यों में झुग्गियों के जो वंचित बच्चे हैं और महिलाएं हैं, उनके लिए इसी तरह की क्लासेस चलाती हैं। जी। और एक और नाम है वसुधा प्रकाश। तो वसुधा जी जो हैं वो भी यूएसए में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही थी और उनका शोध पत्र भारत में विशेष स्कूली शिक्षा पर आधारित था। बाद में उन्होंने विशेष ज़रूरत वालों को व्यावसायिक शैक्षिक कौशलता सिखाना शुरू किया और उन्होंने 11 छात्रों के साथ शुरुआत की और अब आज 35,000 से अधिक लोगों के जीवन को उन्होंने बदल दिया है। वसुधा जी बताती हैं कि वयस्कों की मानसिकता को बदलना आज भी चुनौती है। माता पिता अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें अपनी क्षमता का पता लगाने के लिए स्वतंत्र नहीं होने देते, जो कि माता पिता को करना चाहिए कि वो छोड़ दें बच्चों को, थोड़ा सोचने दें कि वो क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में है, मतलब उनके अंदर कुछ थोड़ी सी अच्छी योग्यता है, वहाँ वो जाना चाहते हैं। तो उन्हें खुद को अपने आप को पहचानने का अवसर दें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें। बिल्कुल सही बात। और अगला जो नाम है, उनकी कहानी इन सबसे भी अलग है और काफी प्रेरणादायक है। जी। मेनिंजाइटिस के कारण 7 साल की उम्र में दृष्टिबाधित होने के बाद भी मुंताबेन इन महिला ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने नेत्रहीनों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण में डिप्लोमा प्राप्त किया और कला में प्रथम श्रेणी के साथ बीए की डिग्री भी। उनके पति श्री पंकज भाई दागली भी दृष्टिबाधित हैं, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर सुरेंद्र नगर गुजरात में महिलाओं की सेवा के लिए, खासकर उन महिलाओं की जो दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए एक स्कूल खोला। और दोनों ने ये फैसला किया कि वे खुद अपनी संतान की बजाय दृष्टिबाधित लड़कियों को उन्होंने गोद लिया और उन्हें एक बेहतर जीवन दिया। हाँ, देखिए कितनी बड़ी बात है ना कि अपना जीवन ही पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर देना किसी खास मकसद के लिए। तो ऐसी महिलाएं सचमुच बहुत सम्माननीय है और उन्हें हम आज सादर प्रणाम करना चाहेंगे, सादर नमन करना चाहेंगे। और एक और नाम इस वक्त मुझे याद आ रहा है, स्वरूप संपत का, जो कि एक्ट्रेस हैं जिनको सभी जानते हैं, जिन्होंने टीवी सीरियल में भी काम किए हैं, फिल्मों में भी काम किए हैं। और इतनी मशहूर होने के बावजूद भी उन्होंने अपना शिक्षिका के गुण को उन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि बहुत सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। और ऐसे बच्चों को जो कि खुद से पढ़ नहीं पा रहे थे या ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो ऐसा उन्होंने एक उल्लेखनीय योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दिया। तो ऐसी सब महिलाओं को हम फिर से एक बार सादर प्रणाम करते हैं ना।
बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। आकांक्षा, हम शिक्षक की और शिक्षा की बात कर रहे थे, तो शिक्षकों का तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे अनोखे शिक्षक भी होते हैं जिनसे हम बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। और रोजमर्रा के जीवन में हाँ। कई चीजें होती हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। घटनाएं भी कुछ हाँ, ऐसी घटनाएं होती भी है, होती है हैं ना। तो जीवन में शिक्षा पाने की वैसे तो कोई उम्र नहीं होती, हम जब चाहें जिससे चाहें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जीवन
जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मिले हुए सबक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और वैसे कहा भी जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी माँ होती है। जी। और ये जो गाना भी इसके पहले हमने सुना है, उसमें भी माँ जब को ही बच्चा समर्पित बिल्कुल, था। बच्चे को जब तकलीफ होती है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को याद करता है, और वो कहता भी है कि माँ तुझे सबसे ज़्यादा पता है मेरे बारे में, है ना। तो इसके बाद यानी माँ के बाद वो जो बच्चा होता है वो अपने परिवार, स्कूली शिक्षक और परिवेश से सीखता है। जी, और इसके अलावा भी हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ सबक सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे बात जीवन के मूल्यों की हो, तो हर छोटी-बड़ी चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कुछ ऐसे ही सबक सीखे जा सकते हैं आसपास की इन चीज़ों से। हाँ। इनमें है जैसे मेहनत। बिल्कुल, पहली जो चीज़ है वो है मेहनत। हाँ। और जब मेहनत की बात आती है ना, तो सबसे अच्छा उदाहरण जो हमें याद आता है आकांक्षा, वो मधुमक्खी और चींटी का उदाहरण आता है। देखो चींटी कितना काम करती, अपने वजन से लगभग 2 से 3 गुना वजन वो उठा लेती है, और जैसे ही उन्हें कोई खाने की चीज़ मिलती है वो सबसे पहले उसे इकट्ठा करने में लग जाती है। ये नहीं सोचती कि मेरे साथी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और वो जब सब मिलकर काम करते हैं तो भी उनमें एक गजब का अनुशासन दिखाई देता है ना। तो और वैसा ही मधुमक्खी कितने सारे फूलों का वो रस इकट्ठा करती है। सोचिए कितना मेहनत का काम है कि इतने सारे फूलों पर जाना, मधु इकट्ठा करना, फिर लाना, उसे अपने छत्ते में इकट्ठा करना, और सबसे बड़ा काम छत्ते को बनाना। हाँ, तो जब ये प्राणी भी अगर इस तरह से काम कर सकते हैं तो हम तो मनुष्य हैं। हम थोड़ा सा काम करके हम ये सोचते हैं कि बहुत थक गए हैं, अब हम काम नहीं कर सकते। या जब घर में मेल मिलाप की भी बात आती है तभी भी ये होता है कि नहीं, मैं ही काम क्यों करूँ, ये तो करता नहीं है, क्यों करूँ, इसे करना चाहिए, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन जब घर होता है तो घर हम सभी का होता है, और इसमें ये नहीं सोचा जाता कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मुझे करना चाहिए या नहीं चाहिए। मेहनत से हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही हमारा भविष्य बनाता है। जी, बिल्कुल सही बात। और मेहनत के साथ साथ घर परिवार में आपसी सामंजस्य होना भी बेहद ज़रूरी है। मेहनत के अलावा जो धैर्य है, धैर्य भी बेहद ज़रूरी है। हाँ, छोटी-छोटी बातों में हम है ना धैर्य खो देते हैं। जैसे ही हमारे सामने कोई छोटी सी तकलीफ आती है या कोई छोटी सी चुनौती आती है तो हम अपना धैर्य खो देते हैं, अपना आपा खो देते हैं, और कुछ भी ऐसा काम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, या कुछ ऐसे शब्द किसी को बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। और अगर आप देखें कि आजकल की जो परिस्थितियां हैं, खासकर भागते दौड़ती जो हमारी जिंदगी है, उसमें हम धैर्य तो उसका जो लेवल है ना वो कितना कम हो गया है। लोग बड़ी जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। बिल्कुल पेशेंस या जिसे हम कहते हैं धैर्य नहीं रख पाते बिल्कुल हैं। नहीं रह गया। हाँ, अगर धैर्य की हम बात करें तो बगुले का उदाहरण हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब वो अपना शिकार ढूंढ रहा होता है ना, तो पानी के अंदर एक टांग पर वो चुपचाप बहुत देर तक खड़ा रहता है, और उसका जो निर्धारित होता है लक्ष्य, उसका बस वो अपने लक्ष्य की तरफ ही ध्यान देता है। वो और कोई इधर उधर की चीज देखता नहीं है, और बड़े धैर्य से खड़ा रहता है। और जब उसे लगता है कि हाँ ये मौका सही है, तब वो अपनी दूसरी टांग को भी पानी के अंदर डालता है, झपट्टा मारता है और अपना भोजन वहां से ग्रहण कर लेता है। यानी यहाँ हम धैर्य की बात कर रहे हैं कि ऐसा ही धैर्य हमें भी अपने जीवन में, अपने मन में धारण करना चाहिए। अब आप पक्षियों का उदाहरण दे रही हैं, जानवरों का उदाहरण दे रही हैं, तो अगला उदाहरण जो है वो है कुत्ते का, जिसमें वफादारी कूट कूट कर भरी होती है। अगर आप देखें तो उसका जो मालिक होता है वो अगर घर में है चाहे नहीं है, लेकिन उस कुत्ते को बराबर पता चल जाता है कि अब उनके आने का समय हो गया है। आधा 1 घंटा पहले से वो घर के दरवाजे पर बैठकर उनका इंतजार करता रहता है अपने मालिक का। और अगर किसी कारणवश वो मालिक उससे दूर भी है अपने पालतू जानवर से, तो भी वो उसका इंतजार करता है, उसके आने की राह देखता है, और जैसे ही उसका जो मालिक है वो आता है, वो उसे लिपट जाता है, खुश होता है और अपने प्यार का इजहार करता है। वो केवल अपने मालिक की ही रक्षा नहीं करता बल्कि उसके घर की भी रक्षा करता है। घर में वो किसी को घुसने नहीं देगा जब तक उसे ये नहीं लगेगा कि हाँ ये कोई परिचित व्यक्ति है या ऐसा कोई व्यक्ति जो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह की जब तक वो उसको कहते हैं कि विश्वास नहीं हो जाता है। तो यानी कि जानवरों में भी इतनी समझ होती है कि हम जिस घर में रहते
रहते हैं उसके प्रति हमें वफादारी रखनी चाहिए। तो हम इंसान हैं, हम अपने घर के प्रति वफादारी रखें, अपने अपनों के प्रति रखें, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति वफादारी रखें, यही हमारा काम है। बिल्कुल सही बात। और सारस का जोड़ा, उससे हम क्या सीखते हैं? प्रेम, कितना प्रेम होता है दोनों के बीच, प्रेम और समर्पण भी। हाँ, जब सारस का जो जोड़ा होता है ना, उसमें अगर किसी एक को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है ना, आकांक्षा, तो जो दूसरा जोड़े का जो दूसरा सारस होता है ना, वो भी खाना पीना छोड़ देता है और अपने आप को हानि पहुंचाने लग जाता है। तो हम ये नहीं कहते कि ऐसी कोई घटना हो जाए तो आप भी ऐसा करें, ये बात नहीं। हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, उदाहरण के उदाहरण दे रहे हैं कि प्रेम जो होता है ना घर के लोगों के बीच में, वो प्रेम इस तरह का होना चाहिए। जब हम अपनों को कुछ तकलीफ हो रही है तो उसका दर्द आपको भी महसूस करना चाहिए। बिल्कुल। और प्रकृति जो है वो तो हमें क्या क्या नहीं सिखाती है ना कितने निस्वार्थ भाव से वो हमें सब कुछ दे देती है, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मांगती है, लेकिन बस आप प्रकृति का संरक्षण करते रहिए, इतना ही वो चाहती है ना। जी। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है,
अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये जो फ़िल्म जिस फ़िल्म का गाना है ना जी। आकांक्षा, उसमें भी एक शिक्षक की भूमिका ही बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है कि वो किस तरह से अपने जो विद्यार्थी हैं उनको किस तरह से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो वहाँ भी एक शिक्षक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण और हो जाती है। सांकेतिक रूप से कितने अच्छी तरह से दर्शाया गया है ना मंजू। अगर हाँ। देखिए ना, जिस तरीके से प्रकृति की बात हो रही है गीत में, हुँ, प्रकृति जिस अलग अलग रंगों से चित्र बनाती है हुँ, इस धरा पर, उसी तरह जो शिक्षक है हुँ। वो अपने विद्यार्थी के मन में भी चित्र उकेरते हैं। हाँ, जीवन को के अंदर बहुत सारे रंग भरने हाँ। की वो कोशिश करते हैं। लेकिन अगर विद्यार्थी अगर उन बातों को ग्रहण कर सके तो सचमुच उनका जीवन रंगीन हो सकता है। जी। और जैसे अभी हम प्रकृति की बात कर रहे थे, तो आकांक्षा ऐसी कुछ लघु कथाएं होती, छोटी-छोटी कथाएं होती हैं, जिनके अगर हम बात करें, उनके बारे में पढ़ें, सुनें, तो ऐसी उसके अंदर संदेश कुछ विशेष छुपे हुए होते हैं। ऐसी एक लघु कथा आज हम अपनी सखियों के साथ साझा करना चाहेंगे और उसका शीर्षक है पथ का निर्माण। जैसे कि शिक्षक हमारे पथ का निर्माण करते हैं, तो वैसी एक लघु कथा भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक पथ का पथ का निर्माण। निर्माण है। मैं सुनाती हूँ हाँ। आपको और सखियों को। जी। जंगल में चराई के बाद किसी बछड़े को गांव की गौशाला तक लौटना था। हुँ, तो नन्हा बछड़ा तो मासूम होता है, हाँ। अबोध। वो चट्टानों, मिट्टी के टीलों और ढलानों से उछलता कूदता अपने घर तक पहुंचने में किसी तरह सफल हो गया। हुँ, अगले दिन एक कुत्ते ने भी गांव तक पहुंचने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जिस रास्ते से एक दिन पहले वो बछड़ा गुजरा था। हुँ, अगले दिन उस रास्ते पर एक भेड़ चली। हाँ, अब एक भेड़ चली तो जैसा कि भेड़ों का स्वभाव होता है, एक के पीछे एक। हाँ, एक के पीछे एक सारी भेड़ें चल दी। हाँ, अब हुआ क्या, इतने जानवरों के गुजरने से, आने जाने से उस रास्ते पर चला फिरी के निशान देखकर, हाँ, यानी पगडंडी हाँ, बन गई। पगडंडी जैसी बन गई। तो लोगों ने भी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हुँ, अब ऊंची नीची पथरीली जमीन पर आते जाते समय हुँ, वे क्या करते, जो पथरीली पगडंडी थी, हाँ। उसके कष्ट को देखते, हाँ, मुश्किल जो हाँ, रास्ता था तो मुश्किल उसको रास्ता था, कोसते उसको रहते थे कोसते रहते थे। कि भाई ये कैसा रास्ता है, यहाँ कैसे जाएंगे वो बिल्कुल। रास्ता था ही ऐसा। हाँ, लेकिन आगे जो हुआ हम बताते हैं कि जी। लेकिन किसी ने भी सरल सुगम पथ की खोज के लिए प्रयास नहीं किए, यानी जो था चल उसी रहा पे था। चल रहे हाँ, थे। ऐसा हाँ, नहीं हाँ। सोचा कि नहीं अगर ये कठिन है तो कोई आसान रास्ता भी तो होगा, जी। उसकी हम खोज करें, ये किसी ने कोशिश नहीं की, सब उसी रास्ते पर चलते गए। समय बीतने के साथ वह पगडंडी उस गांव तक पहुंचने का मुख्य मार्ग बन गई। देखो किस तरह से जिस चीज की शुरुआत होती है, धीरे 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 जब आगे बढ़ती है तो वो चीज कितनी महत्वपूर्ण होती चली जाती है। हाँ। इसीलिए कहते हैं कि शुरुआत अच्छी होनी होनी चाहिए, है ना? चाहिए। और जो मुश्किल मार्ग था उस पर बेचारे पशु बमुश्किल गाड़ी खींचते रहते। उस कठिन पथ के स्थान पर कोई सुगम पथ होता तो लोगों को यात्रा में न केवल समय की बचत होती बल्कि वो सुरक्षित भी रहते। और कालांतर में क्या होता है कि वो गांव एक नगर बन जाता है और वो पथ राजमार्ग बन जाता है। उस पथ की समस्याओं पर चर्चा करते रहने के अतिरिक्त किसी ने कुछ भी नहीं किया। और बूढ़ा जंगल ये सब बहुत लंबे समय से देख रहा था और वो बरबस ही मुस्कुराता और ये सोचता रहता कि मनुष्य हमेशा ही सामने खुले पड़े विकल्प को मजबूती से जकड़ लेते हैं और ये विचार नहीं करते कि कहीं कुछ उससे बेहतर भी किया जा सकता है। ये मनुष्य का स्वभाव होता है। लेकिन यहाँ में एक बार फिर हम ये कहना चाहेंगे कि इस समय कोई अच्छा शिक्षक होता जो ये बताता कि नहीं भाई ये बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन हम इधर की बजाय इधर से घूम करके इस तरह से जाएंगे तो ये रास्ता सुगम होगा, सभी के लिए सरल होगा और किसी को इतनी मुश्किल नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ, तो हमें सोचना चाहिए, दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोचना जरूर चाहिए। ये इसलिए होता है ना मंजू, किसी की मनुष्यों का अधिकतर स्वभाव है कि वो अपने जो सुरक्षित दायरा है उसमें बंधे रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। सोचते हैं कि इससे बाहर निकलेंगे, वो जो रिस्क फैक्टर की बात होती है ना, उससे डरते हैं। सोचने भी तो मैं भी तो मेहनत लगती है ना आकांक्षा, थोड़ी और मेहनत कोई करना नहीं चाहता। जी।
घबरा कर जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। जो सांस भी आए, तन चीर के जाए, इस हाल से कोई किस तरह निभाए। न मरना रात आया, न जीना मन भाया, न मरना रात आया, न जीना मन भाया, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। रुत हम के गले ना, कोई आस भले ना, तकदीर के आगे मेरी पेश चले ना। बहुत की तदबीरें, न टूटी जंजीरें, बहुत की तदबीरें, न टूटी जंजीरें, जाऊं कहाँ। उलझन की अगर बात करें ना आकांक्षा, तो सचमुच कई बार हम बहुत सारी ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं, बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी कई बार उससे उबर नहीं पाते हैं। लेकिन अभी यहाँ इस वक्त हम जिस उलझन की बात कर रहे हैं वो पोषण से संबंधित उलझन है। ये जो सप्ताह चल रहा है, पोषण सप्ताह चल रहा है, और खान पान का सीधा असर हमारी सेहत पर होता है, बिल्कुल। और वो खान पान का सीधा असर हमारे चेहरे पर भी दिखाई देता है। अगर आपका भोजन अच्छा है तो दिखेगा कि आपका चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है। और शारीरिक के साथ साथ खान पान का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। और आज विशेष तौर से हम जिस आयु वर्ग की बात करेंगे जी। वो 40 के पार जो महिलाएं हो जाती हैं, यानी कि जब मेनोपॉज का उनका समय आ जाता है, तो मेनोपॉज का जो समय होता है ना वो भी बहुत कष्टदायक होता है आकांक्षा। मतलब जब हार्मोन का बदलाव आता है तो कई सारी चीजें होती हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जो परेशान करती हैं। एक महिला और स्वभाव में भी बहुत बदलाव आता है, चिड़चिड़ापन आता है, बहुत गुस्सा आता है, हॉट फ्लशेस आते हैं, यानी कि कभी एकदम गर्मी लगने लग जाती है, फिर एकदम लगता है कि हाँ अब ठीक है माहौल। कभी कभी सुस्ती से ही दिन पूरा गुजर जाता है। हाँ, काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, और जल्दी थकावट आ जाती है, पैरों में दर्द होता है, और काम करने का मन नहीं होता। कभी कभी हम अपने घर के लोगों से जब बात करते हैं तो अचानक की ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन अचानक गुस्सा आ जाता है, और फिर वैसे ही थोड़ी देर में मन शांत भी हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती है। और जब शारीरिक समस्याओं की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि बहुत थकान आती है और हमें ऊर्जा की बहुत कमी महसूस होती है। तो ऐसे वक्त भी यानी ये समय आने से पहले से हमें अपने भोजन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, है ना? खासकर जब महीने के वो दिन होते हैं, मैं मेनोपॉज के पहले की बात कर रही हूँ, अगर हम शुरू से ही इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, समय पर खाना, समय पर सोना उठना, साथ साथ योगा और व्यायाम, ये सारी चीज़ें हम शुरू से ही करते रहें तो ये जो मेनोपॉज का समय रहता है वो उतना पीड़ादायक नहीं होगा। हाँ, यानी समस्याएं तो आती हैं लेकिन उसे काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। और आहार इसमें एक विशेष भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। और खास तौर से इस समय जिन चीजों की कमी आ जाती है वो है कैल्शियम और आयरन। इन दो चीजों की बहुत कमी आ जाती है।
तो हम ये ख्याल रखें कि हमारे भोजन में भरपूर मात्रा में हमें कैल्शियम भी मिलता रहे और आयरन भी मिलता रहे। आयरन के लिए जैसे कि आप साग सब्जियां खाएं, पालक खाएं, टमाटर खाएं, चुकंदर खाएं और राजमा खा सकते हैं। रागी में भी बहुत सारा आयरन होता है, चने खा सकते हैं। तो इन चीज़ों से हमारी आयरन की पूर्ति हो जाएगी, जिससे हमारे अंदर खून की कमी नहीं होगी। और कैल्शियम के लिए आप दूध, दही, छाछ इन चीज़ों का उपयोग करें। इसके अलावा सोयाबीन में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। लेकिन कैल्शियम भी खाने का उपयोग तब होगा जब आप सुबह की कम से कम 20 से 25 मिनट की धूप लेंगे, तब कैल्शियम का अवशोषण होगा। इसके लिए उस कैल्शियम के साथ साथ आपको धूप का सेवन करना भी उतना ही आवश्यक है। आपने धूप के सेवन की बात कही मंजू, तो आजकल ये बहुत कम हो गया है, क्योंकि अक्सर जो कामकाजी महिलाएं हैं वो दिन के उस समय में घर छोड़ती हैं जब शायद सूर्य प्रकाश उतना प्रखर भी नहीं होता और महिलाओं के पास उतना समय भी नहीं होता। जो कामकाजी महिलाएं नहीं है वो सुबह के कामों में व्यस्त होती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर के दूसरे लोगों के लिए टिफिन बनाना है, खाना बनाना है, कई सारी चीजें होती हैं जिसमें उनको समय नहीं मिल पाता। बिल्कुल, लेकिन जब हम सेहत की बात करते हैं ना आकांक्षा, तो हमें समय निकालना ही पड़ता है। जैसे कोई छुट्टी का दिन है, शनिवार रविवार की अगर आपकी छुट्टी है या और भी कोई दिन आए जब छुट्टी हो जाती है, तो कम से कम आप उस छुट्टी के दिन का उपयोग जरूर कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि केवल आप सुबह की धूप ले। अगर ऐसा हो सकता है कि शाम को जब आप घर लौट रही उस समय अगर थोड़ी धूप है, तो उसमें भी आप चलकर आइए, थोड़ा सा धूप में चल करके आइए, ताकि आप थोड़ा सा शरीर के अंदर धूप अगर ऊपर अगर गिरेगी तो आपको विटामिन डी मिलेगा, तब जाकर के कैल्शियम का अवशोषण होगा और हड्डियां थोड़ी मजबूत होंगी। इसी तरह आयरन भी बेहद जरूरी है। कोशिश करिए अपने खान पान में वो सारी चीजें आप शामिल करें। आपको अपने परिवार के साथ साथ अपने पे भी ध्यान देना है। महिलाएं अक्सर ऐसा करती, परिवार का तो ख्याल रखती है, लेकिन जब खुद के पोषण की बात आती है तो थोड़ा सा वो इस बारे में लापरवाह हो जाती है और सबको पहले अच्छा भोजन दे देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो खा लिया। भले आपको पसंद है ना है, भले उसमें पोषक तत्व है ना है, या फिर 1-2 दिन का बासी भोजन है तो भी वो खा लेती है। तो ये लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए। और खान पान के साथ साथ उतना ही जरूरी है थोड़ा सा व्यायाम करना। थोड़े आसन कीजिए, थोड़े प्राणायाम कीजिए, इससे भी आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। और ये जो मेनोपॉज का टाइम होता है जो बड़ा कष्टदायक होता है, वो उसको हो सकता है कि कष्ट को पूरी तरह से ना मिटाया जा सके, लेकिन कम से कम उसको काफी हद तक कम तो हम कर ही सकते हैं अपने प्रयासों से। और अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो आप डॉक्टर की सलाह लेना भी ना भूलें। बिल्कुल लेना ही चाहिए हमें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो ज़रूर आप डॉक्टर की सलाह लें। और अगर वो कुछ आपको सप्लीमेंट अगर देते हैं, दवाइयाँ कुछ देते हैं, तो उनका भी आप सेवन ज़रूर कीजिए। और याद से कीजिए, क्योंकि महिलाएं अक्सर अपनी दवाइयाँ और लेना भूल जाती हैं। औरों को तो वो समय पर दे देंगी, लेकिन खुद भूल जाया करेंगी। जी, अब हम नहीं भूलेंगे कि हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे में क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे में क्यों कुछ सोचूं, तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले
तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे। भले बुरे थाना जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम। जब भी कुछ मांगने की बात आती है आकांक्षा, तो ईश्वर हमें सबसे पहले याद आते हैं। जब कष्ट की बात होती है तब भी हमें ईश्वर सबसे पहले याद आते हैं और हम उन्हीं से कहते हैं कि भाई हमारा ये कष्ट दूर कीजिए, या हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, कृपा करके हमें ये दीजिए। तो ईश्वर हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल होते हैं। कष्ट के समय वो संबल जो है बहुत बड़ा हमारे लिए सुकूनदायक मानसिक पल हो शक्ति जाता है। देते हैं हमें। बिल्कुल शक्ति देते हैं। और इसी तरह से जैसे जीवन में कई क्षण आते हैं जब जी। हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या फिर नहीं भी हो तो जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो जिस तरह से चलती रहती है, तो हम थोड़े परेशान जरूर हो जाते हैं। अरे ये क्या जिंदगी, बोर हो रहा है हमें, इस तरह की बातें हमारे मन जी। में आती है। लेकिन अगर सोचा जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे पल होते हैं जो पल हमें नया उत्साह देते हैं, नया जीवन देते हैं, नई खुशी देते हैं और हमारे जीवन को फिर से नयापन लाने में हमारे मददगार होते हैं। क्या बात है मंजू, ये कुछ उसी तरह है ना कि धूप भरे लंबे रास्ते में आप चले जा रहे हैं, हाँ। एकदम थके पसीने से तरबतर, हम्म। और कहीं पे चल के आपको किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिख जाए, तो उस सुकून को बयां करना मतलब मुश्किल शायद है। हाँ एकदम मुश्किल है। और ऐसे ही होते हैं कुछ लम्हे जिनका जो मूल्य है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं हाँ। और उसे यादगार बना पाते हैं। बिल्कुल। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो हाँ। महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन हम उनको कहीं ना बिल्कुल। कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब घटित हो हाँ, गई, महसूस आई नहीं और करते गई। हैं, बिल्कुल। जी तो कुछ घटनाओं का हम यहाँ जिक्र करेंगे जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस तो किए होंगे। रोजमर्रा के कार्यों के बाद जब मन हमारा थक करके चूर हो जाता है आकांक्षा, तभी अगर हमारे पास में कोई नन्हा बच्चा हमारे घर का वो सो रहा है और जब वो नींद में कसमसाता है, हम उसे देखते हैं तो उसकी पीठ को थपथपाते हुए जो राहत हमें मिलती है वो तपते सहरा में बारिश के एहसास का हमें एहसास करवाती है ना। और सोचिए ना, उसी तरह एक उमस भरी गर्मी भरी रात है और आपकी नींद अचानक खुलती है, तो खिड़की के बाहर देखो तो पेड़ों को हवा में झूमता आप पाते हैं। तो इस नज़ारे से जो राहत मिलती है उसको बयान नहीं किया जा सकता। हाँ। और बरबस ही ना एक चेहरे पे मुस्कान सी आ जाती है। हाँ। खिड़की की तरफ एक सुकून की करवट लेते हुए ऐसा महसूस होता है कि मानो हवा का झोंका अब सीधे आपके पास ही चला आ रहा है और बिल्कुल। एकदम राहत लेते हुए आप फिर नींद में चले जाते हैं। बिल्कुल। और छत पर जब कपड़े सूखे हैं और बारिश की बौछारें शुरू हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से दौड़ कर जाते हैं और उन कपड़ों को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस आपाधापी में भी कुछ बूंदें जो होती है वो हमारे शरीर पर गिर जाती है, हमारे चेहरे पर गिर जाती है, और जब वो बूंदें हमारे चेहरे पर गिरती है तब हमारा मन थोड़ा सा तो शरारती हो ही जाता है। उस ठंडक को हम अंदर तक, मन तक महसूस कर सकते हैं। और हमने कुछ अच्छा बना लिया और किसी ने उसकी तारीफ कर दी तो सोचिए तो भी मन खुश होता कितना है, आह्लादित हो जाता है। बिल्कुल। तो जब वो अपने घर के कोई व्यक्ति जब है ना पेट भर खाना खा लेते हैं और वो एक सुकून का जब उनके चेहरे पर एहसास होता है ना, तब भी हमें बड़ा सुकून मिलता है कि हमारे घर के व्यक्ति ने भरपेट आराम से भोजन किया। तो ये छोटे छोटे क्षण होते हैं आकांक्षा, जिन्हें हमें जरूर महसूस करना चाहिए। बाबुल प्यारे
बस इसके सांसों की सरगम और इस दिन तुझे पुकारे मन हो बाबुल प्यारे रोए पायल की छम छम बस इसके सांसों की सरगम और इस दिन तुझे पुकारे मन हो बाबुल प्यारे ये था आज का सखी सहेली कार्यक्रम। अब आकांक्षा सिंह और मंजू द्विवेदी हम आपसे लेते हैं विदा।